Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is variation of conductivity and molar conductivity with concentration. मतलब और इसका एक दो टॉपिक से दो हेडिंग से बेटा ये टॉपिक मिलता है, एक इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन है ना, या फिर कंसेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी ऑन मोलर कंडक्टिविटी. तो देखो दोनों के पहले तो टॉपिक के मीनिंग क्लियर करता हूं कि आपके ये टॉपिक आपसे कह क्या रहे हैं. तो देखो विद कंसेंट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है किसी सॉल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का, और आपने उसकी कंसेंट्रेशन को चेंज किया. समझ में आया? जैसे मान लीजिए पहले 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनती है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल जो है 1 लीटर में डिसॉल्व है सॉल्यूशन में. इज दैट क्लियर? अब आप एक टाइम आपने उसकी कंडक्टिविटी मेजर करी, फिर आपने उसमें क्या करा बेटा, मान लीजिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तो क्या मान लीजिए 500 ml आपने वाटर ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर एंड 500 ml हो गया. सॉल्यूट तो उतने का उतने ही, तो कंसेंट्रेशन तो चेंज हो गई ना. तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो मतलब किसी भी सॉल्यूशंस की अगर कंसेंट्रेशन में हम चेंज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है, क्या वेरिएशन आता है. और बेटा देखो जब हमने वाटर ऐड किया तो कंसेंट्रेशन कम हुई तो डाइल्यूशन बढ़ा. देखो डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन का डिफरेंस क्या होता है अभी जानते हैं बेटा, कि जब लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाए. आपने क्या करा, देखो सॉल्यूशन दोनों जगह सॉल्यूट तो फिक्स रखा, 1 मोल ये सॉल्ट दोनों में, लेकिन आपके पहले 1 लीटर था, अब आपने आधा लीटर पानी और बढ़ा दिया, तो टोटल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया, सॉल्यूट का तो फिक्स है. ओवरऑल कंसेंट्रेशन तो कम हो गई ना, और सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट की तरफ बढ़ गया. देखो डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कोई सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड होगा तो इसका मतलब वो डाइल्यूट कम होगा, समझ में, और डाइल्यूट ज्यादा है तो इसका मतलब कंसेंट्रेटेड कम होगा. ये बात तो आप जानते हो, +1 में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. तो वही चीज यहाँ पर है कि इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन, मतलब जैसे आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन पहले 1 लीटर में था, आपने उसमें थोड़ा पानी और बढ़ाया, तो मतलब क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया, पहले के कंपेरिजन में मोर डाइल्यूट हो गया, तो डाइल्यूशन हो गया. ये चीज कहलाती है बेटा. डाइल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो आपको. और ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन क्यों दिया, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को पानी ऐड करके या सॉल्वेंट और ऐड करके आप उसको डाइल्यूट करते हो तो उसकी कंसेंट्रेशन में भी तो चेंज आता है, वो कम हो जाती है. डाइल्यूट बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसेंट्रेशन कम होती है. तो इसलिए वो दोनों चीज दी. और उसका क्या असर होता है कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे. तो इफेक्ट बोल दीजिए, चाहे वेरिएशन बोल दीजिए, और कंसेंट्रेशन को चेंज करने में. इज दैट क्लियर? तो हमारी पहले सबसे पहली चीज होती है बेटे, टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने से पहले मुझे और आपको समझने से पहले ये तो क्लियर हो कि हमारा टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है मुझे. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्लियर था. चलो बेटा, कुछ बच्चों ने लास्ट वीडियो में मैंने जब कंडक्टिविटी पढ़ाया था और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया था, तो एक दो बच्चों ने बुक्स में, एक्चुअली क्या है अभी मैंने आपको इसके नोट्स की पीडीएफ नहीं दी, वो इस वीक दूंगा आपको. तो कुछ बच्चों ने बुक्स पढ़ी और उसमें कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन थी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन थी, वो मेरे बताए हुए से थोड़ी सी डिफरेंट पाई. मैंने वो बताई भी नहीं थी, तो मैंने वो लिख दिया, क्योंकि बेटा यहाँ वेरिएशन पढ़ने से पहले अगर हम उस कंडक्टिविटी की जो दोनों डेफिनेशंस हैं समझ, उनको अगर हम एक बार क्लियर कर लें तो हमें ये भी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? तो पहले देखो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए या आप कंडक्टिविटी बोलिए, ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखी है. देखिए क्या है वही चीज, आप याद करिए मैंने उस दिन बताया क्या था, फिर हम इस पे आएंगे कि कंडक्टिविटी या मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है. याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी देखो एक कंडक्टेंस बताया था, एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताया था. ठीक है, याद आ रहा है कुछ आपको? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला भी लिखा था, याद करो. के बराबर क्या लिखा था, कप्पा बराबर आपको है ना 1/r × L/A. याद आया? सेल कांस्टेंट 1/r कंडक्टेंस. ठीक है, मतलब क्या कि आपके पास जो मतलब हमारे पास कोई लेंथ का, किसी भी लेंथ का एक वायर है, फिक्स लेंथ का, और उसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उसमें बेटा कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, है ना. तो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो उसको वेरी करता है. इज इट क्लियर? तो हमने याद करो बेटा उस दिन जो आपको एक डेफिनेशन बताई थी है ना कंडक्टिविटी की या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, उस दिन क्या बताई थी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ठीक है, कप्पा को ये फॉर्मूला बनने से हमारे पास पहले क्या था, पहले तो यही फॉर्मूला था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है
वो रेसिप्रोकल होता है किसके, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के। याद करो, सबसे पहले तो हमने यही पढ़ाया था कि जो जैसे कंडक्टेंस क्या होता है 1/r, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो किसके होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। या इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी, तो और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो हमने सबसे पहले तो यही बताया था कि एक डेफिनेशन तो मेन तो यही बताई थी बेटा, ये वाली तो आज मैं बताऊंगा कि जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। फिर हमने ये रो का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पुट कर दिया है ना, जब हम इसमें रो की वैल्यू पुट करी तो क्रॉस ऊपर उल्टा हो गई, ये चीज आ गई। ठीक है, रो बराबर क्या होता है, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ, रो बराबर आपका होता है R इंटू A/L, ये रो होता है। और इस रो की वैल्यू आपने जब यहां पुट करी तो ये उल्टा हो गया, फिर क्या हो गया 1/r, और नीचे वाला L ऊपर गया तो L/A, तो ये K बन गया। क्लियर है। तो हमारी एक डेफिनेशन तो ये है कंडक्टिविटी की बेटा, कि कंडक्टिविटी जो हमारा सेल है, मतलब जो भी हम सेल में है उसमें जो भी जितने लेंथ का वायर है, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो उसका रेसिस्टेंस है, और इनसे मिलकर जो एक रेसिस्टिविटी बनी, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है। अब एक उसकी दूसरी चीज में देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वायर है, मतलब जो सेल है, सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, तो उनके बीच में आप कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो रखोगे। पॉइंट समझ रहे हो, आप उनके बीच में क्या रखोगे, एक डिस्टेंस रखोगे, है ना। और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, मान लो ये आपका एक कैथोड है, एक आपका ये एनोड है। क्लियर पॉइंट। तो आप मान लीजिए आपने क्या रखा, ये जो डिस्टेंस रखी ये आपने 1 सेंटीमीटर रखी, तो ये तो आप 2D पे देख रहे हो। सॉल्यूशन तो क्या है, जैसे मान लो बीकर तो आपके पास 3D में होता है ना, आप सोचो बीकर तो इस टाइप से आपका होगा ना, अगर मैं इसी बीकर को इस टाइप से लूं, है ना, तो ये क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो आप देखो, ये मान लीजिए उसकी लेंथ हुई, तो ये विड्थ हुई, और ये गहराई हुई, है ना, और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट हुए। आप समझ पा रहे हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लास को लेकर आपको बताने की वो करता हूँ कोशिश, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेल है बेटा, मान लीजिए जस्ट सही है, आपके पास एक बीकर है, ये 2D है, 2D में तो प्लेन पे दिख रहा है, 3D हम देख नहीं पाते ना। मान लीजिए अभी ये ग्लास ये 3D हो गया, आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए बेटा, समझ आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये यूज किया और एक इलेक्ट्रोड ये यूज किया, और इसके नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्लियर। तो अब ये इलेक्ट्रोड के चारों तरफ देखो, अभी इस टाइप से आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बीकर है अभी इस टाइप से, तो आप तो एक ही फेस देख पा रहे हो ना, पीछे जो गैप के थे। तो अब मान लीजिए इस टाइप से हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, तो इनके बीच में क्या है बेटा, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो तो पूरे 3 डायमेंशनल में है ना, बीकर तो 3 डायमेंशनल ही होता है ना, उसमें एक लेंथ भी है, एक विड्थ भी है और एक हाइट भी है। तो आपने मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो तो अब बेटा जो आयन है वो तो इन इलेक्ट्रोड्स में मान लीजिए, है ना, हमारे पास क्या है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, तो वो तो इधर से भी आ सकता है, आयन इधर भी, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है तो आयन तो इधर से भी आ सकता है, आयन इधर से भी आ सकता है, आयन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट है। तो ये बेटा उस बेसिस पे एक डेफिनेशन बनाइए, आप उसको देखें ध्यान से। क्या दे रखा है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी जो कंडक्टेंस है बेटा, क्लियर पॉइंट। और इन ए सेल, एक सेल में, सेल कब बनता है, जब उसमें एक कैथोड और एक एनोड हो, और उसके बीच में क्या हो बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, विद 2 इलेक्ट्रोड ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके बीच का, वो किससे कैसे सेपरेटेड हो रहा है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, वो डिस्टेंस तो 1 हो गई, लेकिन वो 3 डायमेंशनल है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो आगे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब समझे कि अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, एक्चुअली सॉल्यूशन तो बीकर में जब हमने भरा है, किसी वेसल में भरा, तो वो तो वेसल जो होता है लेंथ भी रखता है, विड्थ भी रखता है बेटा, हाइट भी रखता है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच हमने 1 सेंटीमीटर की वो रखी, तो वो तो तीनों डायमेंशन से आ सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। चलो बेटा, तो उसने यही बोला है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर मेजर करी, तो उससे क्रॉस सेक्शन एरिया उसके बेसिस पे बनेगा, और वो कितना बनेगा आपके पास, उन 3 डायमेंशनल एरिया वो क्या बने, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो हमारे एक इलेक्ट्रोलाइटिक है बेटा, है ना, वॉल्यूम, तो यहाँ ये देखो सेंटीमीटर क्यूब किसको शो कर रहा है ना, क्यूब जहां आ जाता है वहां वॉल्यूम हो जाता है, अभी और स्क्वायर होता तो वो एरिया बन जाता। ठीक है। तो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वॉल्यूम, जो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट का एक वॉल्यूम फिक्स कर लिया इन्होंने, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की आयंस है बेटा, और वो कितनी चार्ज को फ्लो करा पा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा ना।
तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपने 1 मोल लिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब में दूसरे बीकर में आपने 2 मोल लिए, तो एक फिक्स वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों बीकर में, है ना। बट एक में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, एक में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस बदल गए कि नहीं बदल गए। अब वहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं, और एक जगह दूसरे बीकर में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही है हमारे पास, उसमें 2 इंटू 6 डबल आयन हो गए, तो कंडक्टिविटी पे असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी में एक मेन चीज क्या है बेटा, तो कंडक्टिविटी जो हमारी बेस्ड है वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इतनी बात आपको समझ में आई कि बेटा नहीं है, मेन पॉइंट यहां पर है। तो जो हमारी कंडक्टिविटी है ना, देखो ये भी आ गया ना कि हमारे जो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो बेटा क्या है कंडक्टेंस है, मतलब चार्ज को फ्लो कराओ। चार्ज कौन फ्लो कराएंगे, नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, एक फिक्स अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम हो गया, ये हमारी कंडक्टिविटी कहलाती है। आगे पॉइंट समझ में, तो कहने का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, है ना, तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई देखो आपने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भाई देखो 1 मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 100 आयंस थे, अब आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह उसका डबल वॉल्यूम कर दिया, तो आयंस भी डबल हो जाएंगे, तो वहां तो रेशियो बराबर रहा, तो कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर। लेकिन आपने क्या है, अगर वॉल्यूम मतलब मोल्स उतने ही रखे और केवल वॉल्यूम बढ़ाया, तो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम में आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। मतलब आपने जितना वॉल्यूम बढ़ाया उतने ही आयंस बढ़ा दिए, तो कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं हुआ, रेशियो बराबर आ गया। लेकिन आपने केवल वॉल्यूम बढ़ाया लेकिन नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ाए, मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बढ़ाए, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी कि नहीं। भाई देखो कहा पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयंस थे, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपने वॉल्यूम डबल कर दिया बट आयंस वही रहे, तो कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम में अब क्या हो जाएगा बेटा, आयन आधे रह जाएंगे, नहीं तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको वेरिएशन समझ में आया कि अगर आपने बेटा कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट उतने ही रखे और आपने सॉल्वेंट बढ़ा के उसके कंसंट्रेशन को चेंज किया, मतलब उसका डाइल्यूशन किया, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट बेटा, यही में तो जब हम तो इसीलिए जो कंडक्टिविटी होगी, आप ही बताओ कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया, सीधा सा है। यहां से देखो, आप देखो इसी डेफिनेशन से ये चीज निकली है, डायग्राम हो गया, वहीं से ये कंडक्टिविटी आ गई। अब समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहीं पर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, आप सभी जानते हो कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम। ठीक, ये तो कंडक्टिविटी थी हमारी। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, है ना। यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, देखो वॉल्यूम और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट आएगा भाई, इसको अगर हम कांस्टेंट माने तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी तो सेल की होती है, सेल फिक्स्ड है। अब आपके पास अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां पे क्या है, 1 ग्राम मोल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाई, है ना, आयंस ऑफ, है ना, नंबर ऑफ आयंस ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे मोल चीज पे आ गई, आगे समझ में। तो यहां हमारे पास चीजें नहीं है, यहां तो सीधा सा क्लियर है, ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, आपने डाइल्यूशन करा, तो देखो नंबर ऑफ आयन यहां भी उतने ही है, बट क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हो जाएगा, आपकी मोलर कंडक्टिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो जब मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां बेटा पर यूनिट वॉल्यूम का चक्कर नहीं है। इज इट क्लियर, दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया कि यहां मतलब कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और वहां पे क्या होता है, आपने आयंस तो यहां भी नहीं बढ़े, आयंस तो यहां जो भी दोनों जगह बराबर ही है, वही ना। लेकिन यहाँ वॉल्यूम बढ़ने पे क्या हो, पर यूनिट वॉल्यूम में हम आयंस की बेसिस पर कंडक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम का चक्कर नहीं है। आगे समझ में बेटा।
तो आपका वॉल्यूम बढ़ गया, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। तो आपको ये चीज समझ में आई बेटा। तो ये सिंपल सी चीज है। तो हमने आपको जो कुछ बच्चों की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो थी मॉडर्न जो बुक में पढ़ी, ये मैं आपको नोट से पीडीएफ देते तब आती, चलो कोई बात नहीं, या आज मैं बताता हूँ इस चीज को। तो आपको ये पुरानी डेफिनेशन एक हमने क्लियर करी बेटा, एक हमने उसके बेसिस पर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा वो पर आपके क्या है कि कंडक्टेंस है ना प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ आयंस ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ हमारी उसकी बाध्यता नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपको आंसर समझ में आया कि ऑन डाइल्यूशन क्या होगा बेटा, जब हम डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी क्योंकि पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम होते जाएंगे, इसलिए वो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो पर यूनिट वॉल्यूम का उसमें चक्कर नहीं है। तो अगर हम और डाइल्यूट करेंगे पानी मिला के, सॉल्वेंट मिला के, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? चलो बेटा, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा अगली वीडियो में वो इसी का पार्ट है। जैसे अभी तक तो हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देख रहे थे ऑन डाइल्यूशन। अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में डाइल्यूशन करेंगे, दोनों में अगेन पानी मिलाएंगे। फिर उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन में, है ना। तो उसका हेडिंग होगा आपका क्या, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और वो बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, समझा। और उसी पे कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उसी के बेसिस पे एक कॉलराज लॉ बनेगा। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगर वो दोनों चीजों को समझने के लिए पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि कंडक्टिविटी कैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करी, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है और डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, समझे। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब किसकी ज्यादा करेगी किसकी कम करेगी वो हम अगले उसमें देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।